वेलकम क्लास। आज के इस बेहद खास फाइनल एग्जाम रिव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने सच में भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइटी मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य राजवंश की। ये कोई मामूली साम्राज्य नहीं था, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक ऐसा सिस्टम था जिसे समझना आपके एग्जाम्स के लिए एकदम क्रूशियल है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप क्या होगा, जरा बोर्ड पर देख लीजिए। सबसे पहले मौर्यों का उदय, फिर उनके 3 सबसे महान सम्राटों का दौर, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट यानी कलिंग युद्ध और धम्म की नीति। फिर हम डिकोड करेंगे कि इतनी बड़ी इंपीरियल मशीन आखिर चलती कैसे थी, और लास्ट में आपके लिए एक फाइनल एग्जाम चीट शीट। तो बस अपना पूरा फोकस यहीं बनाए रखिए। तो कहानी शुरू होती है बेस बनाने से, यानी इस विशाल मौर्य साम्राज्य के उदय से। 322 ईसा पूर्व यही वो साल था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी राजा घनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन ध्यान दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा कीवर्ड यहाँ है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त इस मुकाम तक अकेले बिल्कुल नहीं पहुंचे थे। उनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा था। इसे आप उस दौर की एक अल्टीमेट गाइड बुक मान सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और वॉरफेयर सब कुछ था। सच कहें तो इसी किताब के प्रिंसिपल्स ने चंद्रगुप्त की सत्ता की पूरी राह तैयार की थी। अब जब फाउंडेशन सेट हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस साम्राज्य ने अगले 3 महान सम्राटों के नेतृत्व में अपना जबरदस्त विस्तार किया। इतिहास में टाइमलाइंस बहुत मैटर करती हैं, राइट? तो इस क्रोनोलॉजी को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत होती है। फिर 298 ईसा पूर्व में उनके बेटे बिंदुसार गद्दी संभालते हैं। उसके बाद 273 ईसा पूर्व में एंट्री होती है इतिहास के सबसे फेमस रूलर अशोक की। और फाइनली 185 ईसा पूर्व आते आते इस महान मौर्य वंश का पतन हो जाता है। ये टाइमलाइन आपको पूरे चैप्टर का एक बहुत ही क्लियर मेंटल फ्रेमवर्क देगी। अब चंद्रगुप्त की अचीवमेंट्स को देखिए, ये सच में कमाल की थी। घनानंद को हराने के बाद वो रुके नहीं। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सीधे से सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर को हराया। इसके नतीजे में उन्हें नॉर्थ वेस्ट के बड़े इलाके जैसे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मिल गए। साथ ही 500 हाथी और एक मैरिज अलायंस भी मिला। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात क्या है? उनका अंत। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इतनी बड़ी सत्ता छोड़कर वो एक जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ चले गए और श्रवणबेलगोला में सल्लेखना नाम का उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। कैन यू इमेजिन एक चक्रवर्ती सम्राट का ऐसा अंत? यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म नोट कर लीजिए, इंडिका। चंद्रगुप्त के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। उसने अपने अनुभवों पर जो ऐतिहासिक किताब लिखी उसे इंडिका कहते हैं। यह हमें बताती है कि मौर्यों की फॉरेन डिप्लोमेसी उस वक्त कितने हाई लेवल पर थी। एग्जाम के लिए अर्थशास्त्र और इंडिका, ये दोनों नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए। चंद्रगुप्त के बाद 298 ईसा पूर्व में उनके बेटे बिंदुसार ने राजपाट संभाला। बिंदुसार का एक बहुत ही इंटेंस और अग्रेसिव टाइटल था अमित्रघात, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला, और उन्होंने इस टाइटल को काफी सीरियसली भी लिया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने साम्राज्य को साउथ इंडिया के बहुत अंदर तक फैला दिया, और कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी टेरिटरी में उन्होंने स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखी। लेकिन अब हम इस क्लास के सबसे इमोशनल और फिलॉसफिकल हिस्से पर आते हैं, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख। थोड़ा रुकिए और इस आंकड़े की गहराई के बारे में सोचिए। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी, और अशोक के अपने ही शिलालेख बताते हैं कि करीब 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक भयंकर त्रासदी थी, और इस खून खराबे के स्केल ने इतिहास को हमेशा के लिए मोड़ दिया। कलिंग के उस खौफनाक मंजर ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, और यहीं से जन्म हुआ धम्म का। ध्यान रहे, धम्म कोई नया रिलीजन नहीं था, ये एक पॉलिसी थी। अहिंसा, धार्मिक भाईचारा, बड़ों की रिस्पेक्ट और इंसानों के साथ साथ जानवरों के वेलफेयर की पॉलिसी। ये एक राजा के रूथलेस विजेता से एक कैरिंग सम्राट बनने की कहानी थी। अगर आप कलिंग युद्ध से पहले और बाद के अशोक को कंपेयर करें तो एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। युद्ध से पहले
फोकस सिर्फ एक्सपेंशन और विनाश पर था। लेकिन युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाना और पूरे राज्य में शांति की धम्म नीति को लागू करना, ये बस एक पॉलिसी चेंज नहीं था, ये एक पूरे के पूरे साम्राज्य के कोर कैरेक्टर का पूरी तरह से पलट जाना था। और अशोक ने सिर्फ बातें ही नहीं की, उन पर असल में अमल भी किया। उन्होंने चारों तरफ सड़कें बनवाईं, इंसान और जानवरों के लिए अस्पताल खोले, कुएं खुदवाए। अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने चट्टानों और बड़े बड़े पिलर्स पर प्राकृत, ग्रीक और अरामैक भाषाओं में मैसेज लिखवाए। उन्होंने धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका और सेंट्रल एशिया तक अपने मिशनरी भेजे, यहां तक कि अपने खुद के बेटे महिंदा और बेटी संघमित्रा को भी इसी काम के लिए श्रीलंका भेजा। खैर, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी इस विशाल इंपीरियल मशीन को रोजाना के स्तर पे चलाया कैसे जाता था। इतने बड़े एम्पायर को डे टू डे चलाना कोई मजाक नहीं था। इसे आसानी से समझने के लिए एक मॉडर्न कॉर्पोरेट एनालॉजी लेते हैं। सबसे ऊपर है राजा, जो बेसिकली कंपनी का सीईओ है। उसके नीचे साम्राज्य को बड़े बड़े प्रांतों में बांटा गया था, जैसे तक्षशिला और उज्जैन। ये आपके रीजनल हेडक्वार्टर्स हो गए। और उनके नीचे काम करते थे अमात्य, यानी मैनेजर्स, फिर टैक्स कलेक्टर्स, और सबसे इंटरेस्टिंग, उनका बहुत ही तगड़ा जासूसी नेटवर्क। ये जासूस अंडरकवर क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर्स की तरह काम करते थे, जो हर चीज पर पैनी नजर रखते थे। इकोनॉमी की बात करें तो बेस तो एग्रीकल्चर ही था, लेकिन व्यापार भी जबरदस्त था। लोग आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स का खूब इस्तेमाल करते थे। और अगर कला और आर्किटेक्चर को देखें तो मौर्यों ने तो कमाल ही कर दिया। अशोक के पिलर्स देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वो शानदार सांची स्तूप, या फिर चट्टानों को काटकर बनाई गई बराबर की गुफाएं, ये सब उसी दौर के मास्टरपीस हैं जो आज भी शान से खड़े हैं। चलिए क्लास, अब हम अपने फाइनल और सबसे जरूरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं, आपकी फाइनल एग्जाम चीट शीट। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको रटे होने चाहिए। अशोक के बाद क्या हुआ? दुर्भाग्य से उनके बाद के शासक उतने मजबूत नहीं थे और साम्राज्य बिखरने लगा। ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मौर्य वंश का आखिरी राजा था बृहद्रथ मौर्य। 185 ईसा पूर्व में उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। और बस इसी ट्रैजिक घटना के साथ इस माइटी डायनेस्टी का ऑफिशियली चैप्टर क्लोज हो गया। तो क्विकली रैप अप करते हैं और कुछ की टेकअवेज पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मौर्य भारत को यूनाइट करने वाला पहला एम्पायर था। इनकी कैपिटल पटलिपुत्र थी। और सबसे शानदार बात, जो आज हमारे इंडिया का नेशनल एम्ब्लम है, जिसमें 4 शेर बने हैं, वो सीधे तौर पर सारनाथ के अशोक पिलर से ही लिया गया है। सोचिए, उनका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। आज का ये रिव्यू सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या शांति की एक इतनी गहरी और महान विरासत कभी उस नींव को पूरी तरह से धो सकती है जो एक भयंकर विनाश और युद्ध पर खड़ी की गई हो? अशोक की लेगेसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फैक्ट्स को कनेक्ट करते रहिए और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।